उजाला तक की टीम हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के अंदर पहुंची है और हम यहाँ इस विभाग के डायरेक्टर वीरेंद्र चौहान जी, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ की ग्रीनसी के बारे में और विकास के बारे में बात करेंगे। चौहान साहब, उजाला तक के साथ बात करने के लिए आपका हमारे दर्शकों सहित स्वागत है। हम जी, धन्यवाद आपका। आप HIRD के परिसर में पधारे हैं और आप आज तक के उजाले की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि उजाला आज तक की क्यों, उजाला कल भी रहना चाहिए, उजाला परसों भी रहना चाहिए और उजाला हर पल, हर दम निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आपका स्वागत है। आप हमारे बेबाक साथी, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं और पार्टी में भी आपने वरिष्ठ व्यक्तित्व के रूप में बड़ी मेहनत से काम किया। हमारे सामने आपके सभी कार्यक्रमों में हमेशा आपसे लगातार प्रयास में रहे हैं, मिलते रहे हैं। लेकिन हम इस पोस्ट पे आने के बाद आपसे जानना चाहेंगे, नीलोखेड़ी में मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल तैयार हो गया था, बिल्डिंग तैयार हो गई थी, उसकी ओपनिंग आज तक नहीं हुई। उसमें पशु घूम रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, क्योंकि मैं तो अभी नीलोखेड़ी आया आया हूँ और नीलोखेड़ी शहर में कहाँ क्या नया हाल ही के दिनों में हुआ है, कौन सा कार्यक्रम, कौन सी परियोजना वो अधर में है, किस गति से चल रही है, उसका बहुत अधिक मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अस्पताल जो है वो सरकार बनवा रही है तो निश्चित तौर पर अस्पताल जनता की सेवा के लिए बनवाया जा रहा होगा, बनवाया जाता है और जल्द से जल्द वो जनता को समर्पित हो, इस दिशा में भी प्रयास चल ही रहा होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कोई तकनीकी दिक्कत रही होगी बीच में अपने यहाँ पिछले 1-2 वर्षों में, जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कहीं कुछ कॉलेजों के भवन बन रहे थे, कुछ अस्पतालों के भवन भी बन रहे थे, तो जो ठेकेदार था जो उन पर काम कर रहा था, शायद 1 या 2 कंपनियां थी और वो काम कायदे से नहीं कर रहे थे या बीच में छोड़ के चले गए। मुझे ऐसा तो ध्यान है कि हमारे जिले में कुछ प्रोजेक्ट्स इस कारण से कि ठेकेदार अधर में काम छोड़कर चला गया, वो उनकी गति थोड़ी अवरुद्ध हो गई थी। मुझे अंदेशा है कि ऐसा मामला शायद नीलोखेड़ी के अस्पताल का भी हो। अगर ऐसा है तो भी बहुत तेजी से सरकार प्रयास कर रही है कि उन सारे प्रोजेक्ट्स को गति नए सिरे से मिले। अन्यथा भी अगर कोई मामला है तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं भगवान दास कबीरपंथी जी, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा और जिला प्रशासन से लेकर और जहां कहीं भी बात करनी होगी, अगर अपने क्षेत्र की कोई विकास परियोजना वो किसी भी कारण से अवरुद्ध है तो हमारा आपका काम ये है कि अवरोधों को हटाएं और जहां कहीं विकास की गाड़ी पटरी पर ठिठकी हुई है, किसी भी वजह से ठहरी हुई है, तो उसके उसके अवरोधों को हटा के उसको रवानगी पर लेकर आए। पर्टिकुलरली आपने अस्पताल की बात की है, आज ही मैं इसके बारे में पड़ताल करके और विधायक जी से भी चर्चा करूंगा। आवश्यकता अनुसार शिखर तक सरकार के जहां कहीं बात करने की, हस्तक्षेप की गुंजाइश होगी, निश्चित तौर पर वो हम लोग करेंगे। हमें इस बात का मालूम है कि आप सरकार तक इस बात को रखेंगे और बेबाक रखते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से आप हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के अंदर डायरेक्टर बना करके भेजते हैं, निदेशक हैं आप और नए नए आए हैं इस क्षेत्र में, फिर भी पार्टी के तो वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की जो विकास की बातें हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे, किस तरह से क्या? देखिए, ना तो मैं इस क्षेत्र में नया हूँ। इस क्षेत्र माने अगर ज्योग्राफी की बात करें, नीलोखेड़ी की, करनाल की, असंध की, घरोंडा की, या अपना ये जो करनाल पानीपत का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, इस उत्तर हरियाणा के लिए भी मैं नया नहीं हूँ और जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा आप जहाँ आजकल विराजते हैं, रोहतक, 7.5 वर्ष जीवन के मैंने वहां भी बिताए हैं। हरियाणा का एक कोना सिरसा है, वहां भी मैंने लगभग लगभग 1 दशक अपने जीवन का, प्रोफेशनल करियर का बिताया है। तो हरियाणा के तीनों कोने वहां काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्रदेश के किसी हिस्से के लिए मैं उस मायने में नया नहीं हूं या वो
मेरे लिए नया नहीं है। जहां तक ग्रामीण विकास का प्रश्न है, अगर इस फील्ड की बात करें तो ग्राम विकास से जुड़े मसलों पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान में जो नई जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को मिलने से पहले भी इस क्षेत्र से जुड़े तमाम सवालों पर मैं सोचता विचारता भी रहा हूं। जनता के बीच, जनसामान्य के बीच रहकर उन मसलों पर काम भी करता रहा हूं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि हम 2011-12 से अपने जिले में, और केवल अपने जिले में नहीं, अपने जिले से बाहर भी, यानी करनाल से बाहर भी एक अभियान संचालित कर रहे थे, जिसका नाम हमने ग्रामोदय अभियान रखा हुआ था। ग्रामोदय न्यास हमारा एक न्यास है, ट्रस्ट है, उसके बैनर तले हम ग्रामोदय अभियान चलाते थे। और ग्रामोदय अभियान में हम वही काम करते थे या मिलते जुलते काम करते थे जो सरकार का ये इदारा, जिसको हम हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहते हैं, जिन बिंदुओं पर, जिन मसलों पर ये संस्थान काम करता है, वो एक गैर सरकारी संस्था थी और है। आज जहां मैं बैठा हूं, हम जहां बात कर रहे हैं, ये सरकार का इदारा है, महत्वपूर्ण इदारा है, पूरे राज्य का ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण का, शोध का, नीति निर्माण का सबसे बड़ा संस्थान है। सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच की वजह से, कह लीजिए संगठन की सोच की वजह से, मैं आज यहां इस मोर्चे पर तैनात हूं। तो जो काम सामान्य जीवन में, समाज जीवन में रहकर गैर सरकारी तौर पर हम लोग कर रहे थे अनेक वर्षों से, आज यूं कह सकते हैं कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से उसे सरकारी स्तर पर और उड़ान, विस्तार देने का सौभाग्य मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है। और हर वो चीज जो मैं अपने गांव में होते हुए देखना चाहता हूं, आप अपने गांव में होते हुए देखना चाहते हैं, उस दिशा में सरकार की नीतियां और कार्यक्रम बढ़ें, इसके लिए इस संस्थान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अभी आपातकाल पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लगातार कार्यक्रम कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है कि आपातकाल के हालात क्या थे और देश के लिए किन स्थितियों में लाभदायक था या हानिकारक था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपातकाल लाभदायक तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। जिस राजनीतिक दल के सत्ता में रहते हुए, शासन में रहते हुए आपातकाल लगा, वो भी अगर गलती से आपातकाल को फायदेमंद बताते हैं तो भीतर उनके मन में कुछ और होगा, जुबान पे अपना बचाव करने के लिए वो ऐसा कह रहे होंगे। ऐसा कार्यकाल या ऐसा कालखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास का, जब भारत का संविधान, वो भारत का संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को हमने और आपने, हम भारत के लोगों ने स्वयं को समर्पित किया था, वो कालखंड जिसमें हम लोगों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा 26 जनवरी 1950 को हमें समर्पित किया गया संविधान खूंटी पर लटका दिया गया हो, हमारे जिन्हें आप कहते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिनको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया हो, वो कालखंड भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास का, जब समूचा विपक्ष जो मौके की सरकार के खिलाफ बोला, जिसने मुंह खोला था जेल के अंदर, केवल वो नहीं जिसने मुंह खोला या बोला, वो जो बोलने की संभावना, जिसके बोलने की संभावना थी, अंदेशे मात्र पर जेल में डाल दिया गया। जेलों में जो लोग डाले गए उनके पास जमानत मिलने का विकल्प नहीं था। जेलों में जो लोग डाले गए मीसा में, उनके साथ व्यवहार क्या हुआ, अगर उसके उदाहरणों को आप पढ़ना शुरू करोगे, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कई कई हजार पन्ने की पुस्तकें रिकॉर्ड पर हैं, आप उन अनुभवों को, उस काले अध्याय के पन्नों को छुएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। कल्पना कीजिए, हरियाणा के एक नेता, पूर्व मंत्री, बाद में मंत्री हुए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, रामविलास शर्मा जी,
नौजवान कार्यकर्ता रहे होंगे, गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में डाल दिए गए। चलो साहब, गिरफ्तार कर लिया चलेगा, जेल में डाल दिया चलेगा, लेकिन मौके की सरकार यहां रुकने वाली नहीं थी, रुकी नहीं। रामविलास शर्मा जी बताते हैं कि हवालात में या कारागार में उनके पायजामे में चूहे घुसाकर और पायजामे में नीचे से गांठ लगा दी गई। ये सरकारों के काम होते हैं क्या? इसको लोकतंत्र कहते हैं क्या? संविधान में इस तरह का कहीं प्रावधान है क्या? अंग्रेज ने भी कभी नहीं किया होगा ऐसा। एक घटना ये। दूसरी घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। असंध के हमारे एक कार्यकर्ता टक्कर साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई। उन्होंने पूछा भाई मेरा अपराध क्या है? उन्होंने कहा कि तुम ये भारत माता की जय का नारा लगाते हो, इसलिए तुम्हें हम लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा भारत माता की जय का नारा तो मैं लगाऊंगा। तो टक्कर जी को पुलिस उठाकर हथकड़ी लगाकर ले जाती, गाड़ी में बिठाकर पैदल ले जाती, तो भी आप मान लेते कि मौके की सरकार को भारत माता की जय पसंद नहीं था, पकड़ के ले गए। कानून में प्रावधान होगा शायद डिटेंशन का, परंतु रिकॉर्ड पर है ये बात कि उन्हें बांध करके, उनके हाथ हथकड़ियां लगाकर और जीप के पीछे बांधकर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब वो जख्मी अवस्था में बदहाल बेहाल हैं और पानी मांग लिया, तो उस समय की सरकार की पुलिस पानी नहीं दे रही थी उनको। शौचालय का डिब्बा उठाया, शौचालय की टूटी से पानी लिया और मुंह के लगा दिया, कहते पी ले। ये किसी एक टक्कर, किसी एक शर्मा जी की कहानी नहीं है। ऐसी कहानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक देश के हर हिस्से में बनी, और कहानी नहीं कहेंगे, विभत्स घटनाएं हुई। ऐसा कालखंड भारत के इतिहास का भारत की नई पीढ़ी, आज की पीढ़ी, वो भूले नहीं। इसीलिए आपातकाल को याद कराना बहुत जरूरी है देश को, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश भर में इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ। एक वाक्य और कहूंगा, क्यों करना ऐसा आवश्यक था इस समय? आपातकाल की विभीषिका को, आपातकाल के दर्द को, पीड़ा को, संविधान की हत्या को आज के संदर्भों में याद कराना एक तरफ इसलिए जरूरी था कि नई पीढ़ी को पता तो होना चाहिए कि अतीत में भारत के संविधान के साथ किस किस तरह की खिलवाड़ हुई, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। दूसरा इसलिए जरूरी है कि आज उसी राजनीतिक दल के, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। आज इंदिरा जी का पोता हाथ में संविधान की एक छोटी सी पुस्तिका लेकर देश भर में उसको लहराते हुए ये कहता संविधान खतरे में है। जो संविधान खतरे में है का फर्जी नारा लगा रहे हैं, उन्हें उनका इतिहास उनके चेहरे के सामने आईना रखकर बताना और ये जताना कि जरा देख लो कितना कुत्सित और घिनौना और काला चेहरा आपका संविधान को लेकर रहा है, ये भी, ऐसा करना भी समय की आवश्यकता है। फर्जीवाड़ा, संविधान की बचाव, संविधान की रक्षा के नाम पर जो फर्जीवाड़ा करने का, चलाने का प्रयास किया एक राजनीतिक दल ने, उनको रोकना, टोकना और संवैधानिक तरीके से ठोकना, ये समय की आवश्यकता थी, है और आगे भी रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से पहले और सरकारें आई हैं, इसका मतलब हम क्या समझें कि उन सरकारों को नहीं लगा कि भारत के नागरिकों को चेताना चाहिए कि उस समय में ये हालात हुए थे और इनकी वजह से हुए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है? देश में करीब करीब मुझे लगता है कि आजादी के बाद 6 दशक के लगभग कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माण के बाद पहली ही सरकार बनते ही संविधान के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया था। संविधान में मनमाफिक संशोधन करने शुरू कर दिए थे। पहले ही संशोधन करके कलम की, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की दिशा में वो बढ़े थे। जिस कांग्रेस पार्टी ने पाप खुद किया हो, भला वो क्यों किसी को पता लगने देगी? वो तो ये कह रहे हैं हाँ, कि ये अपने वायदों से मुकर रहे हैं और बरगला के
युवाओं को जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरफ लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि देश में आपातकाल लगा, सच है? बिल्कुल सच है। लाखों लोग जेल में भेजे गए, सच है? सच है। हर विपक्षी दल के आदमी जेल में भेजे गए, सच है? उनका कोई अपराध नहीं था, सच है? उन्हें जमानत नहीं मिली, सच है? ऐसी ऐसी विभत्स घटनाएं हुई कि ठाकुर राजनाथ सिंह जो केंद्र में रक्षा मंत्री हैं, कारागार में थे, उनकी माताजी का निधन हो गया, अंतिम संस्कार के लिए भी पैरोल नहीं दिया, ये भी सच है। तो जो सच है देश में घटित हुआ है, उस सच को अगर नई पीढ़ी के सामने रखा जा रहा है तो इसको बरगलाना कहेंगे कि आईना दिखाना कहेंगे? आप तय कर लीजिए, लोगों को तय करने दीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी विपक्ष की कुछ सरकारें रही देश में। दुर्भाग्य की बात है कि उनका नेतृत्व करने वाले जो लोग थे, उनके पूर्वज या वो खुद जेलों में रहे। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, चाहे अन्य जो लोग हैं, हमारे देवेगौड़ा सहित, चंद्रशेखर, ये लोग जो कारागार, ये लोग भी तो चंद्रशेखर जी तो शायद उस समय कांग्रेस में रहे हो, लेकिन ये लोग भी तो जेलों में गए। अब जेल में गए, जिन्होंने गलत तरीके से जेल में भेजा, बाद में उनके यार हो गए, मित्र प्यारे हो गए, गठबंधन के की गाड़ी में सवार हो गए। तो अब मतलब के लिए दर्द को छिपा देना चाहते हैं, स्वार्थ सिद्धि की प्रक्रिया में सत्य को कारपेट के नीचे सरका देना चाहते हैं, तो उनका दोष है, सवाल हमसे सवाल नहीं बनता। आप देश प्रदेश के युवाओं को इस आपात की स्थिति पर क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत के प्रत्येक युवा को जिसका संविधान में विश्वास है, भारत के प्रत्येक युवा को जो उज्जवल, उन्नत, आत्मनिर्भर, परम वैभव संपन्न भारत का सपना देखता है, भारत के हर उस युवा को जिसको लगता है कि इस देश की तरक्की में, विकास में मेरा डायरेक्ट स्टेक है, मेरी साझेदारी है, देश का विकास मेरा विकास, देश का भविष्य मेरा भविष्य, उसे भारत के प्रजातांत्रिक भारत के इतिहास का आपातकाल नामक कालखंड भूलना नहीं है। उसको उसका अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके उसके दर्द को सीने में संजोकर इसलिए रखना चाहिए कि भविष्य में कभी वो शक्तियां, वो ताकतें, वो राजनीतिक दल फिर से सत्ता पर काबिज ना हो जाएं, जिन्होंने संविधान का चीरहरण आपातकाल के काले कालखंड में निर्लज्जता के साथ किया था, और जो आज भी निर्लज्जता के साथ संविधान का रट वो लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं वीरेंद्र चौहान की जुबानी आपातकाल की कहानी। कैसे देश के युवाओं को उन चीजों पर आंकलन करना चाहिए, शोध करना चाहिए। आप देख रहे हैं उजाला आज तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ कैमरामैन दर्शन शर्मा। नमस्कार।